हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एडुकेशियस में आपका स्वागत है। तो यूपीएससी का एग्जाम था कल, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन था, जिसके पेपर 1 और पेपर 2 अगर दोनों को गौर से एनालाइज किया जाए, गौर से देखा जाए, तो ये बहुत से कैंडिडेट्स की, बहुत से एस्पिरेंट्स की अपेक्षाओं के, उम्मीदों के बिल्कुल ऑपोजिट था। लास्ट 2 से 3 टाइम से यूपीएससी इस टाइप के, स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को हम देखें तो इस टाइप के एग्जाम फ्रेम अप कर रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर सेट कर रही है कि ये कयास लगाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा और पेपर की कट ऑफ जाने की क्या उम्मीद है। लास्ट ईयर 87 के अराउंड कट ऑफ गई थी, जो कि आधिकारिक वेबसाइट की यूपीएससी ने आधिकारिक वेबसाइट पे जारी किया था। इस बार उससे भी कम जाने की उम्मीद है। यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज कर दिए हैं। पहले होता था ईदर 1 2, ओनली 1, ओनली 2, बोथ, ऑल ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव, इस टाइप से पूछे जाते थे। तो हमें स्टेटमेंट्स का एलिमिनेशन मेथड और स्टेटमेंट्स का पता रहता था कि हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है, तो वो स्टेटमेंट वहां पे मिल जाती थी कि मान लीजिए सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो हमें अगर किसी में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट मिल जाती थी तो 50% चांसेस हो जाते थे उसको बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर करने के। लेकिन अभी जो पैटर्न आ रहा है उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है कि 3 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, उसमें से क्या रहेगा, विच ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट from these are correct, only 1, only 2, all 3, none of the above। मतलब हम ये नहीं पूछ रहे कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं कि कितनी स्टेटमेंट ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर एक क्वेश्चन को 2 डिफिकल्टी लेवल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन स्टेटमेंट ठीक कौन सी है, उसके बाद स्टेटमेंट ठीक कितनी है। तो कितनी पे आप तभी आ सकते हो जब आपको पता रहेगा कि कौन सी है। तो ये यूपीएससी ने अपने स्टैंडर्ड को और हाई कर दिया है, जो कि मोस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री होता था, उसको मोर टफर बना दिया है और ज्यादा टफर बना दिया है। तो इसका क्या असर दूसरे एग्जाम्स पे भी पड़ेगा, क्या आने वाले एग्जाम पे भी पड़ेगा। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और जो प्रीलिमिनरी के अंदर अच्छा नहीं कर पाए, वो हताश और निराश होंगे। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पूरी 1-2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत, 4 साल की मेहनत से लगे हुए थे, लेकिन कल के एग्जाम में वो अपना सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे पाए, अपना जो उम्मीद थी वो नहीं पूरी कर पाए। तो बड़ा चिंता का विषय तो है ही। ये भी नहीं कह सकता मैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कुछ नहीं होता। जी नहीं, आपने अपने जीवन के 2-4 साल लगाए हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस। अगर हम एक नॉर्मल वर्कर की अगर आय भी देखेंगे तो आप एक स्किल्ड वर्कर के अराउंड अगर 1000 रुपए प्रतिदिन भी कमाते, एक नॉर्मल कोई मिनिस्कल जॉब करके, मैं आई एम नॉट डाउटिंग योर कैपेबिलिटीज, यू कैन अर्न 1 लाख रुपीज पर डे ऑल्सो, बट अगर हम देखा जाए तो 1000 रुपए प्रतिदिन की भी अगर आप कहीं जो भी अपना काम कर रहे होते, तो 300 दिन के अंदर आप 300 इंटू 1000 देख लीजिए, आप 1 साल के अंदर अपनी जीवन की इतनी आय अर्जित कर पाते हैं। और अगर आपने 3-4 साल लगा दिए हैं तो मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मैं ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कह रहा। इश्यू इज दैट कि इस समय में आपके रिसोर्सेज लगे हैं, आपका हार्ड अर्न्ड मनी लगा है, आपके एक्सपेक्टेशंस लगे हैं, आपके माता पिता की उम्मीदें लगी हैं, सोसाइटी की उम्मीदें लगी हैं, आपका हार्ड वर्क लगा है, आपकी फिजिकल प्रेशर लगा है, आपका मेंटल प्रेशर लगा है। तो वो सब एक कुछ घंटे के एग्जाम्स के बाद सेटल हो जाना, वो आप एक आदमी को अंदर से जरूर तोड़ देता है। ऐसा हमने भी फील किया है कई बार, ऐसा यूजुअली बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो फील करते हैं। लेकिन
ये साल बाकी सालों की तरह नहीं है। बाकी सालों में ये रहता था कि एक बार यूपीएससी का मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी वट एवर बी द टाइम पीरियड, एग्जाम हो जाता था। उसके बाद बच्चे को, कैंडिडेट को, एस्पिरेंट को 1 साल तक वेट करना पड़ता था अगले एग्जाम के लिए यूपीएससी जो लेगी, या फिर 6-8 महीने किसी स्टेट पीसीएस के लिए वेट करना पड़ता था, क्योंकि इतने फ्रीक्वेंटली एग्जाम होते नहीं थे। लेकिन इस बार 2023 में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्होंने सिविल सर्विसेज दिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया, उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है। वो सुनहरा मौका किस रूप में है? वो सुनहरा मौका है यूपीएससी ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर एग्जामिनेशन में। ये एग्जामिनेशन अगर हम यूपीएससी से कंपैरिजन करें तो जो एपीएफसी एग्जाम है वो 5400 ग्रेड पे है। मींस अगर आप देखेंगे तो एक आईआरएस, लिविंग अपार्ट आईएएस, जो इंडियन रिवेन्यू सर्विस के कमिश्नर्स लगते हैं, या फिर और जो सर्विसेज हैं, अलाइड सर्विसेज हैं, उनके इक्विवेलेंट एग्जाम है। आपको 5400 ग्रेड पे की ग्रुप ए पोस्ट मिलेगी। साथ में अगर आप एनफोर्समेंट ऑफिसर लगते हैं या अकाउंट ऑफिसर लगते हैं तो भी आपको 4800 ग्रेड पे की पोस्ट मिलेगी, विच इज समवट इक्विवेलेंट टू द ग्रेड पे लेवल एज वेल एज दिस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ दिस दानिप्स एंड ऑल, जो कि लास्ट के जो सिविल सर्विसेज की, अगर आप लास्ट के अलाइड ग्रुप देखेंगे वहां पे 4800 ग्रेड पे या फिर लेवल 8 ऑफ दी 7th पे मैट्रिक्स रहेगा। तो ये, और एपीएफसी लेवल 10th ऑफ दी 7th पे मैट्रिक्स रहेगा। तो एग्जाम हो चुका सिविल सर्विसेज का, वट एवर मे बी द आंसर की, वट एवर मे बी द कट ऑफ, वट एवर मे बी द रिजल्ट, 1 महीना आप ये सब बिल्कुल भूल जाइए। 1 महीना अपने यूपीएससी को, कवायद को, कि क्या रहेगा, मेरा रिजल्ट आएगा, मैं पास हो पाऊंगा, क्या कट ऑफ है, क्या आंसर की है, किस इंस्टीट्यूट ने कौन से आंसर की दी है, किस इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर की दी है, इस इंस्टीट्यूट ने तो सेकंड का बी बताया है, इसने सी बताया है। इन सब कवायदों को, इन सब जो फ्लक्चुएशंस है आंसर की छोड़ दीजिए। राइट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप इन सब से दूर हो जाइए। एक टारगेट रखिए, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम, जो कि 2 जुलाई 2023 को होने वाला है। इस पेपर को गौर से देखें, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 को, तो हम नोटिस करेंगे कि मे बी क्योंकि यूपीएससी को पता रहता है, कैंडिडेट्स का पता रहता है कि इसमें इतने कैंडिडेट्स थे, इसमें इतने कैंडिडेट्स थे, तो जस्ट टू एलिमिनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम दैट फोरा ऑफ फाइनल सिलेक्शन, यूपीएससी ये जो मेथड रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उसमें जा सकती है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल ऑफ द 3, इसमें जाने के चांसेस बनते हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर और प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम्स के। तो आपको इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो नॉन कन्वेंशनल टॉपिक हैं उन पर अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि कन्वेंशनल जो टॉपिक है आप उस पर ऑलरेडी पकड़ बना चुके हो। आप उसके इंडियन पॉलिटी आप तैयार कर चुके हो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल आप तैयार कर चुके हो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, जनरल साइंस आप तैयार कर चुके हो, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सब आपके रेडी हैं, ऑलरेडी रेडी हैं। आपको इनके लिए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अब जो करना है वो इश्यू क्या है कि हमें नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स कवर अप करने हैं, जो कि आम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं थे, जिसके अंदर अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप देखेंगे बेसिकली जो टॉपिक्स रहेंगे आपको कवर अप करने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जो आएगा आपके लिए
सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंटली तैयार करना है वो करना है लेबर लॉस। लेबर लॉज प्रिपेयर करने हैं आपको, होलिस्टिकली प्रिपेयर करने हैं आपको। लेबर लॉज कैसे पढ़ने हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेबर लॉज आर इन लीगल लैंग्वेजेस ओनली। तो जो कि हाँ आम जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं या फिर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो एस्पिरेंट हैं वो इस चीज को, लीगल लैंग्वेज को पढ़ने में थोड़ी इश्यू आता है, असमर्थता आती है और वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लीगल लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही अलग वे में फ्रेम अप की होती है, जिसको समझ पाना इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बड़ा मुश्किल रहता है। तो लेबर लॉज पे आपके थोड़ा सा एडिशनल आपको फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी वेटेज भी अच्छी रहती है और ये ही वो पोर्शन है जो आपको अदर कैंडिडेट से एक एज दिलवाएंगे, दूसरे कैंडिडेट से आपको अलग हटाएंगे, आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम इंश्योर करेंगे। दूसरा जो आता है वो आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तीसरा जो आता है वो आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देन इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ लगता ही एक टॉपिक है ऑडिटिंग, ऑडिटिंग कंसेप्ट्स। देन इज सोशल सिक्योरिटी। ये वो टॉपिक्स हैं, ये आप अगर इजी अच्छे से देखेंगे इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वो टॉपिक हैं जो आपको बाकी सब एग्जाम से एक बाकी सब कैंडिडेट से आपको एक एज दिलवाएंगे, आपको एक और कैंडिडेट से आपको अलग लाइन में खड़ा पड़ेंगे। ये 6 ऐसे टॉपिक्स हैं। नंबर 1 लेबर लॉज, नंबर 2 लेबर लॉज, then is industrial relations, then is accounting principle, auditing concept, social security और insurance। ये 6 टॉपिक आपको बाकी सब कैंडिडेट से, जो कि जितने भी लोग हैं जो सिविल सर्विसेज के या फिर जो सिविल सर्विसेज अपीयर नहीं भी किए हैं, जो कि 35 इयर्स तक एज तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो सभी कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएट हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप 10 लाख लोगों के अराउंड फॉर्म भरे गए, मे बी मोर देन दैट, आई हैव नॉट ऑफिशियल फिगर। तो आपका जो कंपटीशन है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख लोगों से नहीं है, आपका जो कंपटीशन है वो जेन्युइन 50,000 कैंडिडेट्स के साथ है। 50,000 वो कैंडिडेट हैं जो इस एग्जाम के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जी तोड़ मेहनत से मतलब है कि वो इस एग्जाम को एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बी प्लान के रूप में देख रहे हैं। तो बी प्लान के रूप में देख रहे हैं तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि वो कितनी डेस्परेटली, कितने उस विगर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसी प्रिपरेशन में आपको ये टॉपिक्स, दीज टॉपिक्स, ये आपको अलग, उससे अलग वेटेज दिलवाएंगे ऐसे कैंडिडेट से जो तैयारी कर रहे हैं। आपकी पहले से प्रिपरेशन है इंडियन पॉलिटी, फ्रीडम स्ट्रगल, जनरल साइंस की जो कन्वेंशनल टॉपिक है, मैं उनकी बात करूंगा ही नहीं। आपको ये टॉपिक हैं जो एज दिलवाएंगे। अब बात आती है इन टॉपिक को कवर अप कैसे करें।
अगर आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन, मेरे पास मेल्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर हमें कोई बुक बताइए, तो आई एम नॉट marketing something or something like that, but we have just tried, our education team along with me just try to give a finest book in the most simplest language. ये हमारी बुक है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एंड एओ एग्जाम, जिसको माई सेल्फ एस के बुरा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑल इंडिया रैंक 2, एंड प्रदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, who is pursuing his PhD and he is pursuing higher studies and is writing वेरियस पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। तो ये लोग हमारी और बाकी की टीम ने ये बुक निकाली है विच इज अराउंड 312 पेजेस, ठीक है। तो ये बुक इजीली मार्केट और ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। अगर बात करें कि इस बुक के कंटेंट्स क्या है, किस टाइप से आपको ये बुक एक एज देगी और कैंडिडेट्स के ऊपर, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली इंटरफेस है इस बुक का। एडुकेशियस लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज। अभी इस पर हमारा काम चल रहा है 1 जून से। आपको लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज बिल्कुल एक्यूरेट वे में विद प्री डिफाइंड शेड्यूल मिला करेगी, जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं। और अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज करके उसके सॉल्यूशंस भी आप लोगों ने कर लिए ना, तो आई एम अश्योरिंग यू 80% of these topics will be covered under these explanations only। तो ये बुक है, स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक। इंडस्ट्रियल रिलेशन इसके अंदर पेज नंबर 5 to 13 में है। लेबर लॉज इसके अंदर 14 to 69। सोशल सिक्योरिटी दे रखा है करीबन 40 पेजेस में। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने करीबन 50 पेजेस में है। ऑडिटिंग कंसेप्ट है, इंश्योरेंस है, लेबर कोड्स हैं, जो नए लेबर कोड्स आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, यूपीएससी इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। जैसा कि आपने अभी एग्जाम देखा, कल क्वेश्चंस आए हुए थे, लेट मी डिस्कस विद यू, जो 2006 के एक्ट के एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 का था। तो आप हर एक्ट नहीं पढ़ सकते इस दुनिया पे, जितने भी लागू हुए इस देश में, जितने लागू हुए, बट आपको एक मेंटेलिटी से रहना पड़ेगा कि कौन से ऐसे एक्ट हैं जो रिसेंटली करंट अफेयर्स के अंदर मेंशन हुए हैं। तो लास्ट ईयर जो एमएसएमई डेवलपमेंट का जो एक्ट था, उसको अमेंडमेंट करके उसकी डेफिनेशंस को अमेंड किया गया था, और जिसका दायरा, जिसका एम्बिट बढ़ाया गया था, माइक्रो एंटरप्राइजेस का, स्मॉल का, मीडियम का। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया कि मीडियम एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं। तो सिमिलरली आपको जो लेबर लॉज से रिलेटेड चीजें भी हैं, तो उसमें सबसे जो हॉट टॉपिक है दैट इज लेबर कोड्स। तो ये जो लेबर कोड्स है, दो दीज हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ, ये पास हो गए हैं, पार्लियामेंट ने पास कर दिए हैं, प्रेसिडेंट की असेंट हो चुकी है और ये कानून बन चुके हैं। लेकिन किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसके लिए रूल्स की जरूरत होती है। तो अभी लेबर कोड्स के रूल्स फ्रेम अप नहीं हुए हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, सजेशंस के लिए है। कुछ स्टेट्स भी राजी नहीं हो रहे हैं रूल्स को बनाने में या इंप्लीमेंट करने में। आपको पता ही है कि लेबर जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो लेबर कोड से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, इट कैन बी आस्क्ड। फिर थोड़ा टॉपिक कंप्यूटर्स का है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो हमारे कुछ रिव्यूज आए हैं जिन लोगों ने बुक्स ली हैं। इसके अंदर हमारी थोड़ी सी कमी रह गई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाए, क्योंकि टाइम की पॉसिबिलिटी थी बुक को लॉन्च करने में, बिकॉज बहुत सारे लोग हमसे बुक के बारे में पूछ रहे थे। बट आई अश्योर यू कि ये टॉपिक हम ऑनलाइन कवर अप कर लेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज के सेक्शन में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। आप अगर इसको और ज्यादा देखेंगे तो
स्टार्ट करते हैं जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन। सबसे पहले उसकी क्या डेफिनेशंस हैं, किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस किस थिंकर ने डेफिनेशन दे रखी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर व्हाट आर द एक्टर्स, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने इस बुक को तैयार किया है। दीज आर द 3 एक्टर्स इन्वॉल्वड इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन, और वी कैन से द कंपोनेंट। These are the objectives and determinants of industrial relation. Similarly, these are the approaches: unitary approach, pluralistic approach, Marxist, human thoughts. ये हमारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, लॉकआउट से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं, पिकेटिंग, घेराव से रिलेटेड। साथ में हमने जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो भी इसमें अंदर इंक्लूड किए हैं, सो दैट आप लोगों को कहीं भी कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता इन जे इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड एंड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल held that if घेराव is accompanied by wrongful restrainment or confinement or accompanied by assault, criminal trespass, mischief to person or property, such घेराव is unconstitutional। तो मतलब हमने इसके अंदर जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, हाई कोर्ट के जजमेंट है, वो भी कवर अप करने की कोशिश की है। कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का आई पर्सनली हैव डिजाइन्ड दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, prepare, discuss, propose, bargain, settlement. So we have made this book in very interactive way, like this is not this propose which a person is saying to his girlfriend, but this propose, to propose something. So similarly आप देखेंगे तो बात करते हैं लेबर लॉज की। आप लेबर लॉज में देखेंगे इसमें एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, ये भी हमने डिजाइन किए हैं। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितनी मिलेगी इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ पार्शियल टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। ये जनवरी 2002 की जो करंट इसके अंदर एडिशन हुआ था वो हमने हाईलाइट किया ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली व्हेन एन एम्प्लॉय इज नॉट लायबल फॉर कॉम्पनसेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमने इसको एक डायग्रामेटिकल फ्लो चार्ट के रूप में प्रोवाइड करवा दिया। ऐसे ही आप देखेंगे तो ट्रेड यूनियन एक्ट का हमने फ्लो चार्ट वे में दे रखा है। आपको एक माइंड मैप्स की तरह फ्लो चार्ट के उसमें, सो दैट आपको परेशानी ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो लीगल लैंग्वेज के केस में। जो अमेंडमेंट हुए ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 2001, वो पार्ट है इसका। पेमेंट ऑफ वेजेस पार्ट है इसके। चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर के जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, ये देखिए चाइल्ड लेबर के रिसेंट अमेंडमेंट, बिफोर द अमेंडमेंट क्या था, आफ्टर द अमेंडमेंट क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, ये सब हमने इंक्लूड किया है। फैक्ट्रीज एक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप इस बुक के अंदर इतने माइन्यूट हमने लोग बच्चों को समझाने के लिए, एस्पिरेंट्स को समझाने के लिए चीजें रखी हैं। जैसे चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट में चाइल्ड की जो डेफिनेशन है, सॉरी एडोलसेंट की बोल दीजिए चाहे चाइल्ड की बोल दीजिए, चाइल्ड की जो डेफिनेशन है वो है कि अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज इज टू बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड। तो ये चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर डेफिनेशन है। जबकि आप फैक्ट्रीज एक्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो चाइल्ड मीन अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज, यहाँ पे 15th ईयर ऑफ एज है, चाइल्ड लेबर के केस में 14th ईयर ऑफ एज। तो हमने ये बहुत ही बेसिक पॉइंट इस बुक्स में कवर करने की कोशिश की है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंस्पेक्टिंग स्टाफ, हेल्थ, सारा एक्ट के बारे में पूरे कंप्लीट प्रोविजन। ये देखिए फैक्ट्रीज एक्ट में यहां तक हमने फ्लो चार्ट बनाया कि एक साइट अप्रेजल कमेटी होती है, बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था, उसको एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने दिया कि साइट अप्रेजल कमेटी की वर्किंग कैसे रहती है। सबसे पहले साइट अप्रेजल के लिए अप्लाई करेगा, अगर रिकमेंड कर देती है साइट अप्रेजल कमेटी, अगर रिजेक्ट कर देती है तो वापसी चला जाएगा, रिकमेंड कर देती है तो आगे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को चला जाएगा। उसके बाद इश्यू हो जाएगी साइट एक्सपेंशन की या फिर परमिशन मिल जाएगी लेबर डिपार्टमेंट से। उसके बाद क्या है, अप्रूवल ऑफ प्लान्स, अगर परमिशन मिल गई तो आपको प्लान के लिए अप्रूवल करना पड़ेगा। अगर CIF ने प्लान अप्रूव कर दिया तो अप्रूव्ड प्लान्स का इश्यू हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट होके दोबारा अप्लाई करो। सिमिलरली फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज लाइसेंस के लिए।
तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन होगी, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा अप्लाई करो, अदरवाइज यू विल गेट इश्यू ऑफ लाइसेंस। तो ये हमने ऐसे टाइप से फ्रेम अप किया कि आप लोगों को माइंड के अंदर लॉन्गर टाइम तक चीजें रहें, लीगल चीजें आपके दिमाग में रहें। तो ये सब आप देखेंगे, जैसे हमारी बुक 300 पेज तो मैं अभी क्या आपको दिखा पाऊंगा, पढ़ा पाऊंगा, बट वी हैव डन दिस इन अ वेरी ग्रामेटिकल, एज ए वेरी इन दैट वे कि लोगों को समझ आए, बच्चों को परेशानी ना हो। सभी एक्ट्स इसके अंदर हमने कवर अप किए हैं। उसके बाद देखिए सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी आ गया। सोशल सिक्योरिटी के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय, हमने मिनिस्ट्री वाइज जो स्कीम्स थी उसको अलग अलग करके दिया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, क्या क्या डेथ होने पे, डीजी सक्षम क्या है, ई श्रम पोर्टल क्या है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट क्या है, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम क्यों लेके आया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सैलिएंट फीचर क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना क्या है। ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स और प्रोग्राम है। सबसे जरूरी है लेबर डिपार्टमेंट की, हमने एक एक स्कीम, एक एक प्रोग्राम, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके सैलिएंट फीचर्स कवर अप किए हैं इस बुक के अंदर। आप और आगे चलेंगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग शुरू कैसे हुई, प्री हिस्टोरिक अकाउंटिंग, एंशिएंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर अर्थशास्त्र का भी जिक्र है, मेडिवल अकाउंटिंग, कॉलोनियल एरा की अकाउंटिंग है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्यों अकाउंटिंग जरूरी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, क्या डेफिनेशन है, क्या ब्रांचेज है, ये सब हमने ऐसे टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अकाउंटिंग को। सिमिलरली एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, क्रेडिटर, डेब्टर, डेप्रिसिएशन, जो आप अकाउंटिंग से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड अंडर दिस बुक वेरी वेरी होलिस्टिकली। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल यूजर कौन है, इंटरनल यूजर कौन है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये सारा हमने अकाउंटिंग का इस वे में लिखा है। आप देखेंगे तो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, बहुत कंफ्यूजिंग जो टर्म है उनके हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डिफरेंशिएशन किया है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी माइंड में कंफ्यूजन ना रह जाए किसी भी टर्मिनोलॉजी को लेके, किसी भी कंसेप्ट को लेके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सिमिलरली ऑडिटिंग किया है, ऑडिटिंग, इसके बाद अकाउंटिंग का 50 पेजेस के करीब टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, पार्टनरशिप का है, ये सैंपलिंग आ गया, बहुत काफी बड़े टॉपिक्स हैं इसके अंदर, हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर अप कर लिए। ये आ गया फिर ऑडिटिंग, कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होती है ये देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट वर्सेस नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, सैंपलिंग ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, तो ये सब हमने ऑडिटिंग किया है। ऐसे ही आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस, इंश्योरेंस बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर कवर अप है, सारे इंश्योरेंस की हिस्ट्री, इंश्योरेंस का कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या यूजेज है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, साथ में IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब टॉपिक्स बड़े ही होलिस्टिकली इस बुक के अंदर, जो कि हमारे एडुकेशियस प्लेटफॉर्म की तरफ से है, इसके अंदर कवर अप किए गए हैं, इसके अंदर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे एडुकेशियस नाम के से ही पब्लिकेशन है, यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे हैं एडुकेशियस पे। हम इन एवरी डिजिटल मीडिया फॉर्मेट वी आर ब्रिंगिंग टू यू द मोस्ट important topics, most important concepts required for this exam, requisite for this exam, so that हम आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकें, so that आपको बाकी जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे एक अलग लाइन में खड़े हो सके, आपका उन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की यूपीएससी के, आपका उनके अंदर नाम दर्ज हो सके, आपको वो सफलता मिल सके। तो
शुरू हो जाइए, छोड़ दीजिए कल के एग्जाम की चिंता को, छोड़ दीजिए क्या कट ऑफ रहेगी, छोड़ दीजिए क्या कट ऑफ मार्क्स रहेंगे, क्या रिजल्ट रहेगा। 2 जुलाई तक विद मी तैयारी कीजिए एनफोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम के लिए। आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू ब्रिंग मैराथन क्लासेस एज वेल एज डेली क्लासेस। डेली कुछ ना कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे लेके आऊं, लाइव वे में भी या फिर रिकॉर्डेड वे में भी। तो आई एम जस्ट उसी दिशा में मैं कार्य शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम इन दैट डायरेक्शन ओनली। आप लोगों के सुझाव चाहिएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि शैल आई प्रोसीड फॉर लाइव क्लासेस, और करनी भी है तो बिकॉज बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनको दिन में काम पर जाना पड़ता है या फिर जिनके ओड टाइमिंग्स रहते हैं, जिनकी नाइट ड्यूटी रहती है। तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि फॉर द पर्पस ऑफ लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए मोस्ट सुटेबल टाइमिंग्स क्या रहेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। तो जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो टाइमिंग रहेगा हम उसको कॉमन फ्रेम अप करके और उसी के हिसाब से एक टाइम सेट करेंगे। डेली एक टाइम पे हम अपने लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी जहां पे आप और मैं इंटरेक्ट करेंगे और इस एग्जाम को क्रैक करने की दिशा में एक प्रयास करेंगे। तो प्रॉमिस मी दैट टिल 2nd of July you will not divert yourself anywhere. You will keep your focus on UPSC, EPFO, APFC exam. Stay tuned, stay with me till the exam, and we will definitely succeed in this endeavor. Will definitely crack this exam and will fetch that prestigious job of EPFO. Jai Hind, Jai Bharat.